नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। आप देख रहे हैं भारत की बात। भारत का रहने वाला हूं और भारत की बात आपको बताता हूं। सड़कों पर आपने मोड़ देखे होते ही हैं, राजनीति में भी होते हैं। फर्क बस इतना है कि सड़कों वाले मोड़ परमानेंट होते हैं, लेकिन राजनीति में रास्ता कब और कहां मुड़ जाए कहना मुश्किल है, क्योंकि ये मोड़ सुविधाओं और संभावनाओं से तय किए जाते हैं। चुनावी मौसम में कांग्रेस की राजनीति भी ऐसे ही मोड़ ले रही है। बात दक्षिण के राज्य तेलंगाना से है, जहां 30 नवंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की सियासत भी ऐसे ही एक मोड़ पर है, जहां वो अपना ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला आजमा रही है। यह फॉर्मूला है माइनॉरिटी वोट का। कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए अल्पसंख्यक घोषणा पत्र का ऐलान किया है। कांग्रेस को यह दांव कितना सीधा और कितना उल्टा पड़ेगा, यह 3 नवंबर को पता चलेगा, जब एबीपी न्यूज पर सबसे तेजी से आप सबसे सटीक विश्लेषण के साथ चुनावी नतीजे देखेंगे। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह अपना दांव चला, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह सवाल क्या है, पहले एक एक कर आप ये जान लीजिए। क्या कांग्रेस 2024 का लोकसभा चुनाव माइनॉरिटी वोट के भरोसे लड़ेगी? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस तेलंगाना के जरिए पूरे देश को मैसेज देने की कोशिश कर रही है? तीसरा सवाल, क्या तेलंगाना में कांग्रेस की सारी उम्मीदें सिर्फ माइनॉरिटी वोट पर टिकी हैं? यही 3 अहम सवाल हैं। बात करते हैं पहले सवाल की। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है, क्या उसमें माइनॉरिटी वोट सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं? यह बात कोई पार्टी नहीं कह सकती, कांग्रेस भी नहीं कह सकती, लेकिन जवाब उसके फैसलों, उसके एक्शन में है। 9 नवंबर को हैदराबाद में तेलंगाना के लिए कांग्रेस ने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जारी किया। इसमें कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए हर साल 4000 करोड़ देने का वायदा किया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र की महीन बातें समझने के लिए ये ग्राफिक्स आप देखिए। 10 से 12 हजार रुपए हर महीने इमाम, मुअज्जिन, खादिम, पास्टर और ग्रंथी को दिए जाएंगे। जिन अल्पसंख्यकों के पास घर नहीं है, उन्हें घर बनाने के लिए जमीन और 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। 1,60,000 रुपए अल्पसंख्यक नवविवाहितों को नकद दिए जाएंगे। 5 लाख रुपए एमफिल और पीएचडी करने वाले मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों को दिए जाएंगे। ये खास बातें हैं इस डिक्लेरेशन की। अहम बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश, गुजरात, यूपी, उत्तराखंड, असम, कर्नाटक, बेंगलुरु, बंगाल और बिहार जैसे 19 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन कांग्रेस ने कहीं माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जारी नहीं किया। फिर सवाल यह है कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों वाला दांव आजमाने के लिए तेलंगाना को ही क्यों चुना? इसका जवाब आबादी से जुड़े आंकड़ों में है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। तेलंगाना में हिंदू 85.10% है, मुसलमान 12.70% है। यह आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए हिंदू और मुसलमान का आंकड़ा। ईसाइयों की अगर बात करें 1.30% और अन्य जिनमें सिख, जैन, पारसी जैसे तमाम समुदाय के लोग शामिल हैं, उनकी आबादी 0.90% है। तेलंगाना के 12.70% मुस्लिम वोटर किसी भी चुनाव के नतीजे पर बड़ा असर डाल सकते हैं, हार जीत के लिहाज से डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं। इसलिए कांग्रेस माइनॉरिटी कह बेशक रही है, लेकिन उसकी नजर असल में किस पर है, यह समझना मुश्किल नहीं है। हर वक्त जब भी कांग्रेस कमजोर होती है तो इसकी तारीख रही है कि वो फिसादात करवाई। फिसादात के बाद, तबाही के बाद मुसलमान जब गुस्से में आते हैं तो कभी कमेटी बना के खुश किया, और उसके बाद में भी मुसलमान जब नाराज रहा तो उन्होंने फिर रमज़ान में इफ्तार की दावत कर दी या अजमेर शरीफ के लिए चादर भेज दी। इन्होंने तो मुसलमानों का इस्तेमाल किया एक वोट बैंक की तरह। जी नहीं, देखिए अब माइनॉरिटी में मेजॉरिटी तो मुस्लिम ही है, मगर
क्रिश्चियन हैं, सिख हैं और दूसरे जो हैं उनको भी एनकम्पस करता है, कवर करता है। विरोधी कांग्रेस पर मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं। एआईएमआईएम ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया तो कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णन ने और भी गंभीर इल्जाम लगा दिया। वो अपनी ही पार्टी के नेताओं को राम विरोधी बता रहे हैं। मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है, हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है, हिंदू धर्मगुरुओं को अपमान करना चाहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्मगुरु पार्टी में रहे। तो कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णन को आपने सुना। बहरहाल लौटते हैं तेलंगाना की तरफ। 2013 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तेलंगाना के गठन का फैसला किया गया और इसके एक साल बाद 2014 में तेलंगाना बना दिया गया। तेलंगाना का गठन भले ही कांग्रेस ने करवाया, लेकिन वो यहां शुरू से चुनाव हारती रही। अब कांग्रेस इसी हार को जीत में बदलना चाहती है। इसके लिए उसे अल्पसंख्यक घोषणा पत्र में जीत की गारंटी दिखाई दे रही है और अगर यह तेलंगाना में कामयाब रहा तो कांग्रेस इसे टेम्पलेट के तौर पर 2024 में इस्तेमाल करेगी। कांग्रेस के नेता खुद इसकी तरफ इशारा भी कर रहे हैं। ये सिर्फ विधानसभा का चुनाव नहीं है हैदराबाद वालों, तेलंगाना वालों, ये इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन यहां की असेंबली का नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि 2024 में हिंदुस्तान की गद्दी से वो जालिम हुक्मरान हटें तो सबसे पहले आपको तेलंगाना में यह करके दिखाना पड़ेगा, तब दिल्ली तक इसका संदेशा जाएगा। आपने देखा इमरान प्रतापगढ़ी के बयान को सुना। कांग्रेस 2024 की चुनावी जीत के लिए जो रसायन तैयार करना चाहती है, तेलंगाना उसकी प्रयोगशाला हो सकती है और प्रयोग कामयाब रहे इसके लिए कांग्रेस ने हैदराबाद वाले कार्यक्रम में शरीक होने वाले नेताओं का चुनाव भी सोच समझ कर किया। घोषणा पत्र जारी करने वालों में कौन कौन शामिल थे, अब आप ये भी देख लीजिए। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के दिग्गज नेता और बड़े मुस्लिम फेस सलमान खुर्शीद थे। ये मैं वो चेहरे आपको दिखा रहा हूं, देखिए कौन कौन थे। अजहरुद्दीन पूर्व क्रिकेटर हैं, सलमान खुर्शीद पूर्व विदेश मंत्री, इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा सांसद। सलमान खुर्शीद उत्तर प्रदेश से आते हैं, फर्रुखाबाद से सांसद रह चुके हैं। इमरान प्रतापगढ़ी मुरादाबाद से सांसद रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के ही प्रतापगढ़ से आते हैं। अजहरुद्दीन पूर्व क्रिकेटर हैं, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सांसद रह चुके हैं अजहरुद्दीन। यानी ये तस्वीर तो तेलंगाना की है, लेकिन इसका संदेश उत्तर प्रदेश की तरफ भी दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक घोषणा पत्र का मंच भले ही हैदराबाद में सजा, लेकिन वहां से निकलने वाला मैसेज पूरे देश में ठीक से फैले, इसके लिए मैसेंजर उत्तर प्रदेश से चुने। यह हिंदी पट्टी का वो राज्य है जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा यानी 80 सीटें हैं। यहां से निकलने वाला मैसेज मध्य प्रदेश और बिहार को भी प्रभावित करता है। इसलिए इस मैसेजिंग के पीछे हिंदी हार्टलैंड में सियासी वर्चस्व की जद्दोजहद भी छिपी हुई है। बिहार में कांग्रेस 1990 से सत्ता के बाहर है। यहां लालू और नीतीश ने सबसे उभरने का मौका नहीं दिया। बिहार में कांग्रेस आज भी लालू नीतीश की कृपा पर ही सरकार में है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो 1989 से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और बीजेपी ने उसे कमबैक का मौका ही नहीं दिया। इन हालात में अगर तेलंगाना में कांग्रेस का माइनॉरिटी वाला प्रयोग सफल रहा तो यह फॉर्मूला पूरे देश में लागू कर सकती है। हालांकि इस बारे में राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं आपको यह भी दिखा देंगे। तेलंगाना में कांग्रेस द्वारा माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जारी करने के मेरे विचार से 3 मतलब हैं। पहला तो यह है कि कांग्रेस को पूरा विश्वास है कि उसके मुकाबले मुख्य प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। दूसरा, उसे मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन से मुस्लिम वोट अपनी ओर खींचने हैं और तीसरे, उसे भारत राष्ट्र समिति से मुसलमान वोट तो अपनी ओर खींचने ही हैं। देखिए, इसके पीछे आबादी का गणित है, क्योंकि देश की 543 लोकसभा सीटों में 218 सीटें ऐसी हैं जहां
हार जीत में मुस्लिम वोटर्स अहम भूमिका निभाते हैं। 35 सीट पर मुस्लिम वोटर 30% से ज्यादा है। देश भर की हम बात कर रहे हैं। 38 सीट पर इनकी आबादी 21 से 30% तक है। या आप आंकड़ों के जरिए भी देख सकते हैं कि मुस्लिम वोटर कितना डिसाइडिंग है। और 145 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 11 से 20% है। तो इसी आंकड़े के पीछे यह घोषणा पत्र वाला दांव छिपा है। अगर तेलंगाना में कांग्रेस का माइनॉरिटी मॉडल कामयाब रहा तो कांग्रेस चुनावी फायदे के लिए उसे पूरे देश में इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन बीजेपी अपने अंदाज में चल रही है। वो साफ कह रही है कि अगर तेलंगाना में उसे सत्ता मिली तो माइनॉरिटी का रिजर्वेशन खत्म कर देगी। कांग्रेस माइनॉरिटी कार्ड ऐसे वक्त में खेल रही है जब देश में राम मंदिर और राष्ट्रवाद कई मुद्दों पर भारी है। कुछ ऐसा ही सीन 2014 में भी था जब कांग्रेस की हार हुई थी। पार्टी ने हार के कारण खोजने के लिए जो एंटनी कमेटी बनाई थी उसने कहा था कि कमोबेश यही माना था कि वोटर्स ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी मानकर वोट नहीं दिए। इस लिहाज से देखें तो कांग्रेस का यह दांव भले ही सोचा समझा हो लेकिन उसके लिए दो धारी तलवार भी साबित हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम वोटों की राजनीति आपने समझ ली। अब बात करते हैं बिहार की, जहां हर दिन नई सियासी जंग देखने को मिल रही है। क्या है ये सियासी जंग? देखिए, कल सीएम नीतीश जीतन राम मांझी पर खूब भड़के थे। बात तू तड़ाक तक पहुंची। उम्र से लेकर सियासी जीवन के मामले में जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से सीनियर हैं। ऐसे में उनकी कही बात पर आज सदन में हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने कहा नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जिस जीतन राम मांझी पर नीतीश भड़के थे उन्होंने अलग ही कहानी सुनाई। यह कहानी ऐसी है जिसने बिहार की सियासत में सनसनी फैला दी। पहले वो बयान सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिशतन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है। देखिए, जीतन राम मांझी की जहर वाली बात को याद रखिएगा क्योंकि इस कहानी का अंत इस बयान से ही जुड़ेगा। बिहार की राजनीति में इन दोनों दिनों जो कुछ भी हो रहा है उस पर पूरे देश की नजर है। वजह तमाम है। इंडिया गठबंधन के दो बड़े दल आरजेडी और जेडीयू बिहार की सियासत में छाप छोड़ते हैं और दूसरी वजह बिहार से उठा जातीय सर्वे का सियासी धुआं जो बीजेपी की नाक में दम कर रहा है। लेकिन यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ। अब मैं आपको इसके पीछे की पूरी थ्योरी समझाऊंगा। बात करीब 1.5 साल पहले की। साल था 2022 और महीना था अप्रैल से जुलाई के बीच का। लालू यादव और नीतीश कुमार सियासी दुश्मन के बीच नजदीक आ रहे थे। 22 अप्रैल 2022 को नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की तरफ से आयोजित इफ्तार में शामिल हुए। नीतीश कुमार अपने आवास से राबड़ी देवी के आवास तक पैदल गए थे। यह संकेत था कि तेजस्वी यादव से अच्छे रिश्ते का। इसके बाद मई का महीना आया। जातीय जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने दिल्ली तक पैदल मार्च की घोषणा की। नीतीश पर दबाव बनाया। नतीजा, नीतीश ने उन्हें मिलने बुला लिया। इन सारे तथ्यों को दोबारा देखने के बाद मेरा नजरिया बदला। जेडीयू और आरजेडी के कई वरिष्ठ नेताओं से मैंने बात की। बिहार की राजनीति को करीब से समझने वाले कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से भी मेरी बात हुई और तब यह साफ हुआ कि अप्रैल और मई के महीने से ही नीतीश और लालू के बीच सियासी खिचड़ी पक रही थी। बाहर से देखने वालों के लिए यह शिष्टाचार था लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। यह बात ऐसे वक्त में हो रहा था, यह सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा था जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बिहार की सत्ता में थे। इसी बीच लालू और नीतीश की एक और मुलाकात हुई। यह ऐसा दौर था जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव बिहार की सत्ता में 15 साल का वक्त गुजार चुके थे। लेकिन सवाल भविष्य का था। इसी मुलाकात में यह तय हुआ कि चाहे कुछ भी हो जाए बिहार की सत्ता को अपने पास रखना है। इसका एकमात्र तरीका था दोनों दल तमाम खटास और पुरानी बयानबाजी को भुलाकर एक हो जाए। अब तक यह तय हो चुका था कि दोनों दल फिर से बिहार की सत्ता को संयुक्त रूप से चलाएंगे।
जैसा पहले भी हो चुका था, लेकिन इस बार एक नया डर था। यह डर था क्रेडिबिलिटी का, उसको लूज करने का। और एक तरफ लालू प्रसाद यादव थे, जिनके शासन को विरोधी जंगल राज की परिभाषा के साथ गढ़ते हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जो पलटी मारने के चलते विरोधियों के निशाने पर रहते हैं। नीतीश कुमार जानते थे कि आने वाले दिनों में इसी तरह के हमले उनके ऊपर होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई फिक्र नहीं की। कुछ ही दिनों में बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी का हाथ पकड़ लिया और तब से ही बीजेपी से तेल पानी का गठबंधन बताती रही है। कि जेडीयू और आरजेडी का जो मेल है वो तेल और पानी जैसा है, वो कभी एक नहीं हो सकते। मैं नीतीश बाबू को कहने आया हूं, नीतीश बाबू, स्वार्थ कितना भी ऊपर हो, तेल और पानी एक नहीं हो सकते। ऐसे हमलों के लिए नीतीश कुमार तैयार थे, लेकिन सवाल था वर्तमान के लिए फैसला तो हो गया, अब भविष्य का क्या होगा। बिहार के कई वरिष्ठ नेताओं और पत्रकारों से बात करते हुए मुझे पता चला, नीतीश और लालू के बीच जो फाइनल डील हुई थी उसका असर अब दिखाई दे रहा है। दरअसल नीतीश और लालू ने 1.5 साल पहले ही यह तय कर लिया था कि कोई ऐसा शिगुफा छोड़ा जाए जो उनके बिखरे वोट बैंक को वापस ला सके, और इसी शिगुफे का नाम है जातीय जनगणना, जिसकी मांग जेडीयू और आरजेडी समेत वो तमाम दल वक्त वक्त पर उठाते रहे हैं, जिनकी सियासत का एक बड़ा केंद्र बिंदु जाति होती है। यानी जैल सिंह, उन्हीं का खबर आया कि वो मिलना चाहते हैं। हम कह रहे भाई राष्ट्रपति थे, यहां आए थे, वो कह रहे बापू इतने बड़े नेता, हम कहला हम ही चले गए। जैसे ही हम आए ऑफिस से तुरंत हम उनके यहां चले गए। आज जब गए साहब, 1 घंटा उन्होंने ही हमको समझाया, कहा कि देखो एक बात समझो, जो होना चाहिए इस देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। तब उनकी बात सुन करके ही हमको समझ में आया कि इस पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। ये मेरा 1990 की बात है और उसी समय हम इस बात को समझे। देखिए, सच्चाई है कि जमीन पर इन क्षेत्रीय दलों के वोट बैंक का एक बड़ा धड़ा नाराज है। एक वक्त में जो जेडीयू और आरजेडी ही बिहार की पसंद हुआ करती थी, अब उसमें बीजेपी ने एंट्री मार दी है और इसे ही भांपते हुए जातीय जनगणना का दांव मास्टर स्ट्रोक के रूप में चला गया। इसका एक बड़ा मकसद यह है कि जो वोटर आरजेडी और जेडीयू से नाराज हैं, वो पिछली बातों को भूल जाएं, लेकिन इस मास्टर स्ट्रोक को जमीन पर उतारने से पहले ही एक बड़ा दांव चला गया। मेरे मन में सवाल आया, जब 2022 में ही जातीय जनगणना पर सहमति बन गई तो फिर इसे लाने में इतनी देरी क्यों हुई? इसका जवाब आपको मिलेगा 23 जून को पटना में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में। यानी स्क्रिप्ट तो तैयार थी, बस इसे धरातल पर उतारने का इंतजार था। नीतीश कुमार का दिमाग उन दिनों बहुत तेज चल रहा था। तब नीतीश के मन में रह रहकर दिल्ली प्लान भी तैयार हो रहा था और वो चाहते थे कि उनका जो भी फैसला हो उसका असर सिर्फ बिहार तक सीमित ना रहे, बल्कि इसका असर दिल्ली तक जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने एक बड़ा प्लान बनाया। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई थी। तब तक जातीय सर्वे के मुद्दे को छिपा कर रखा गया और इंडिया गठबंधन की उस पहली बैठक में इसका प्रेजेंटेशन दिया गया। कुछ लोगों का यह भी कहना है, जिन लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि इसी बड़े मुद्दे पर 24 के लिए विपक्षी एकता का दरवाजा खुला। लालू और नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को न सिर्फ बिहार के लिए कारगर बताया, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कई क्षेत्रीय दलों के लिए इसे संजीवनी बताया गया। आपने देखा होगा, इंडिया गठबंधन बनने के बाद कई दल जातीय जनगणना के मुद्दे पर अग्रेसिव पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। जब से जाति जनगणना की बात आई है, जो कभी नारे लगते थे, आज हर समाज के लोग इस बात को कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो और जाति के जो आबादी हो उसके हिसाब से हक और सम्मान मिले। यानी जातीय जनगणना का गुब्बारा 2024 के चुनाव को देखते हुए बड़ी बारीकी से तैयार किया गया है। यह लालू यादव की सोच और नीतीश कुमार की प्लानिंग का सियासी कॉकटेल है। कांग्रेस भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से भुना रही है और संदेश 2024 तक दिया जा रहा है। सुनिए।
हमने साफ कह दिया है, जैसे ही हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, हमने जाति जनगणना यूपीए के समय किया था, उसके आंकड़े नरेंद्र मोदी पब्लिक नहीं करना चाहते, आपको बताना नहीं चाहते। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, पहला निर्णय उसको हम पब्लिक कर देंगे, पूरे देश को बता देंगे ओबीसी कितने हैं, दलित कितने, आदिवासी कितने। और अब वापस आते हैं इंडिया गठबंधन की बैठक पर। 23 जून को पटना में जो भी नेता पहुंचे थे वो जाति की सियासत को बखूबी समझते हैं। यही वजह रही कि एक बार में ही सब सहमत हो गए और यहीं से फॉर्मूला तैयार हुआ कि बीजेपी के खिलाफ जातीय सर्वे को बड़ा हथियार बनाया जाए। अब बिहार की राजनीति में लौटते हैं। सवाल है, नीतीश कुमार ने अपना प्लान तो सामने रख दिया, लेकिन सियासी शतरंज खेलने के माहिर लालू यादव को इससे क्या मिला? इसका जवाब आगे की कहानी में है। इसकी कड़ी जुड़ती है जीतन राम मांझी में आज के दिए गए उस बयान से, जिसमें उन्होंने जहर वाली बात कही। साथ ही यह भी कहा कि लालू नीतीश में तय हुआ था कि 2023 में तेजस्वी को सीएम बनाया जाएगा। सुनिए। लालू जी के बारे में और तेजस्वी के बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने कहने का काम किया था कि 2023 में तेजस्वी प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। आज 11वां महीना बीत रहा है, अभी तक न होने से तेजस्वी प्रसाद के क्षमा में थोड़ा खलबली भी है। इसके चलते भी माननीय मुख्यमंत्री जी का दिमाग थोड़ा सा आगे पीछे। जीतन राम मांझी का यह बयान बिहार की राजनीति में सनसनी पैदा करने वाला है। बहुत से लोगों के लिए यह बयान सियासी है, लेकिन मैंने मांझी के इस बयान पर सियासी बयानबाजी के पन्ने पलटे, कुछ बड़े नेताओं से बात की और इशारा मिला कि अगले कुछ महीने में बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है और इसके केंद्र बिंदु में रहेगी मुख्यमंत्री की कुर्सी, जिसका जिक्र इसी साल सितंबर के महीने में अमित शाह ने किया था, जब वो झंझारपुर में जनसभा करने पहुंचे थे। ये जो गठबंधन है, ये स्वार्थ का गठबंधन है। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और नीतीश जी हर बार की तरह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नीतीश बाबू, आपकी दाल नहीं गलेगी, प्रधानमंत्री का पद वहां खाली नहीं है, वहां फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी बैठने वाले हैं। बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों में काफी बदलाव दिखा है। जब नीतीश कुमार जातीय जनगणना की रिपोर्ट तैयार करवा रहे थे, तब वो ऊर्जा से भरे दिखते थे, दिमाग बेहद तेज चलता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हालात बदले हैं। आरोप लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री के सोचने समझने पर भी अब सवाल उठा रहे हैं विपक्षी दल। वो बहुत जल्दी बातों को भूल जा रहे हैं, ये भी विपक्ष लगातार कह रहा है। बीते कुछ दिनों की घटनाएं देखेंगे तो ये बात कुछ हद तक आपको भी सही मालूम होगी और तेजस्वी यादव रोजगार समेत कई मुद्दों पर फ्रंट से लीड कर रहे हैं, जो बहुत कुछ इशारा करता है। आप देख रहे होंगे कि पिछले एक वर्षों में वैकेंसियों की बहार बिहार में आ गई है और लगभग 3 लाख वैकेंसी निकल चुका है, 2 से 3 लाख वैकेंसी और भी वैकेंसी निकलना है। तेजस्वी यादव का एकमात्र लक्ष्य है, नीतीश कुमार से वो बार बार यही बात करते हैं कि बिहार में 10 लाख वैकेंसी पूरा कीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए, और वो डेवलपमेंट की बात करते हैं। देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि तेजस्वी यादव का हाव भाव बदला है और तमाम तथ्यों को परखने के बाद, छोटी छोटी कड़ियों को मिलाने के बाद, सत्ता की शह और मात को कई बार देखने के बाद आज मैं संवेदनशील बात को बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि आने वाले कुछ महीनों में बिहार की राजनीति में बड़ा भूकंप आने वाला है। मैंने आपको बिहार में आरक्षण की सियासी थ्योरी समझाई। अब बात महाराष्ट्र की। यहां भी पिछले कई दिनों से मराठा आरक्षण की मांग पर तकरार छिड़ी है। कांग्रेस के नेता अब बिहार का उदाहरण देने लगे हैं। राज्य में कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस पोस्ट में आरक्षण की बात थी और शिंदे सरकार पर सियासी हमला उन्होंने पूछा। यह हमला करते हुए सवाल उन्होंने उनसे पूछा, बिहार में जो संभव है वो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? कल भारत की बात में मैंने आपको बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण से जुड़ी खबर दिखाई थी और बताया था कि कैसे बिहार एक बार फिर सियासत की प्रयोगशाला बन गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से जो सवाल पूछा गया है वो इसी रणनीति का हिस्सा मालूम पड़ता है। यानी बिहार के मुख्यमंत्री
और इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं में एक नीतीश कुमार ने आरक्षण के मुद्दे पर जो बिसात बिछाई है, उसका असर अब देश के दूसरे राज्यों पर सीधा सीधा दिखाई देने लगा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान भी सुनिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो सेंसस की बात कही है, उसी से इस सब चीज का रास्ता निकल सकता है, सबको आरक्षण की व्यवस्था बन सकती है। 50% का जो सीलिंग है उसको हटाना पड़ेगा। जो आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ी है उनको सभी को उसमें न्याय मिल सकता है। महाराष्ट्र से उठी इस आवाज के बाद कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से जब बात हुई, उनकी बातचीत से ऐसा लगा कि जिन भी राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वो बिहार का उदाहरण देते हुए आरक्षण के मुद्दे पर बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं। यानी यह बात सिर्फ बिहार या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, इसके पीछे वो चुनावी दांव है जिसका सिरा 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।